हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है बाबू? द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करिए। विवेचक किससे लिखते हैं बाबू? तो विवेचक को लिखते हैं हम लोग डी से। डी बराबर सूत्र क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है बाबू। विवेचक निकालने के लिए हमें a, b और c चाहिए। a, b, c क्या होता है? तो a, b, c क्या होता है? ध्यान से देखिए बाबू, स्क्वायर वाले टर्म का जो गुणांक होता है a कहलाएगा, x वाले टर्म का जो गुणांक होगा b कहलाएगा, और जो अचर पद होगा क्या कहलाएगा बाबू? c कहलाएगा। तो यहाँ से हम a, b, c का मान निकालेंगे। a, b और c का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए बाबू, स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक है 3, तो a का मान हो जाएगा 3। x वाले टर्म का गुणांक है माइनस में 4√3, b का मान हो जाएगा। ठीक है बाबू। अचर पद है 4, तो c का मान क्या हो जाएगा? 4। हमें विवेचक निकालना है, तो लिखेंगे विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है बाबू। ध्यान से देखिए, b का मान हमारे पास है माइनस में 4√3, फिर इसका क्या है बाबू? स्क्वायर है। ठीक है। माइनस में 4 गुणे a का मान हमारे पास है 3, तो a के जगह पर 3 लिखेंगे, और c का मान हमारे पास है 4, तो c के जगह पर 4 लिख लेंगे। ठीक है बाबू। आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है। 4 का स्क्वायर करेगा बाबू तो 16 हो जाएगा, गुणे और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3। ठीक है। माइनस में 4 गुणे 3 गुणे 4, ये हो जाएगा बाबू 48। फिर 16 गुणे 3 हो जाएगा 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा बाबू? 0। अरे हमारे विवेचक का मान हो जाएगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है बाबू। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है क्या बाबू? अगला सवाल है के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। के का मान निकालना है। याद रखिए बाबू, मूल बराबर होने के कंडीशन में, मूल बराबर होने की स्थिति में, मूल बराबर होने की स्थिति में b² माइनस 4ac बराबर होता है किसके बाबू? 0 के। ठीक है। मूल बराबर होने की स्थिति में b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। यहाँ से ध्यान से देखिए बाबू, a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान हमें लिखना पड़ेगा। देखिए बाबू, a का मान हमारे पास है 2, b का मान क्या है बाबू? x का गुणांक k, यानी b का मान k हो जाएगा। अचर पद है बाबू 3, इसका मतलब c का मान हो जाएगा 3। ठीक है बाबू। b के जगह पर रखेंगे k, स्क्वायर है ऊपर, माइनस 4 गुणे a के जगह पे 2 हो जाएगा, और c के जगह पे हो जाएगा 3 बराबर में 0। ठीक है बाबू। k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा बाबू? 24 बराबर में 0। हमें k का मान चाहिए, तो k² बराबर माइनस 24 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा। k का मान निकालना है, तो k बराबर 24, यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा तो संख्या बन जाएगा रूट में। ठीक है बाबू। तो k का मान निकाला जाए तो k बराबर रूट में 24 का गुणनखंड करेंगे हम लोग तो बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में क्या बन जाएगा बाबू? 3। ठीक है ना। k बराबर रूट के अंदर जोड़ा लग रहा है 2 का, तो 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया, 2 और 3 का जोड़ा नहीं है तो दोनों को गुणा करके लिख लेंगे। कितना आ जाएगा? 2√6 प्लस माइनस के साथ। यहाँ से k का 2 मान आएगा बाबू, एक प्लस के साथ 2√6, और दूसरा k का मान आएगा बाबू माइनस के साथ 2√6, और ये हम सब के लिए क्या बन जाएगा? k का मान हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बाबू। अगले सवाल को देखिए।
अगला सवाल है बाबू, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। व्यास को किससे लिखा जाता है बाबू? व्यास को लिखा जाता है डी से। डी का मान है 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर निकालेंगे। आर क्या होता है बाबू? व्यास का आधा होता है। जब व्यास का मान 14 है तो आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। निकालना क्या है हमें निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 रहेगा बाबू, पाई के जगह पे 22/7। आर का मान हमारे पास है बाबू 7 सेंटीमीटर। 2 बार लिखना है, चूँकि आर गुणे आर है तो 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 को हम लोग काट लेंगे बाबू। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 गुणे 22 यानी 88 गुणे क्या हो जाएगा? 7। गुणा करके देख लिया जाए। 7 में 8 से गुणा करेंगे तो 56 हासिल कितना होगा? 5 हो जाएगा बाबू। 7 में 8 से गुणा करेंगे 56 और 5 हो जाएगा 61, यानी आ जाएगा बाबू 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है बाबू, यदि tan A बराबर हो cot B के तो सिद्ध करना है कि A + B 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ 2 टर्म है बाबू, 2 में किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं सवाल को। tan A बराबर है cot B के। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए बाबू, tan का सूत्र क्या होता है? tan को लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस में थीटा। अगर cot थीटा का सूत्र लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है बाबू, अगर tan को चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। अगर cot को चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हम tan रहने दे रहे हैं बाबू, cot को चेंज कर रहे हैं तो cot के बदले में लिखेंगे क्या हम लोग? cot के बदले में लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे, और थीटा के जगह पर यहाँ एंगल के रूप में क्या है बाबू? B है। समझ में आ रही इतनी बातें? ठीक है, ध्यान से देखिए, कंपेयर करेंगे बाबू तो tan से tan कट जाएगा, इधर बचेगा लेफ्ट साइड में A और राइट साइड में बच जाएगा बाबू 90 डिग्री माइनस में B। ठीक है, हमें A + B एक साइड चाहिए तो यहाँ B माइनस में है, इधर लाएंगे तो ये B प्लस में हो जाएगा, यानी A + B बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था बाबू? प्रूव करना था। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है बाबू, यदि tan 2A बराबर हो cot A माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल है बाबू tan का, फिर से देख लीजिए। tan थीटा का अगर सूत्र लिखना चाहे तो ये बनेगा cot 90 माइनस थीटा। अगर cot थीटा का सूत्र हम लोग लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है बाबू, देखिए 2 एंगल हमारे पास है tan और cot। याद रखिए, जो माइनस में रहेगा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें माइनस नहीं है तो इसको चेंज करेंगे। पहले सवाल को देख लीजिए, सवाल को एक बार उतार लिया जाए। tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, tan को चेंज करना है। tan को चेंज करेंगे तो चेंज करते वक्त याद रखिए tan चेंज होगा cot में, फिर लिखेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा जो tan के साथ में है? 2A। ठीक है बाबू, बराबर में चल रहा है cot A माइनस 18 डिग्री। cot A माइनस 18 डिग्री कंपेयर करेंगे तो cot से cot कट जाएगा, लेफ्ट साइड में बच जाएगा 90 डिग्री माइनस में 2A, और राइट साइड में बच जाएगा बाबू A माइनस में 18 डिग्री। समझ में इतनी बात है?
फिर हमें a को a के पास ले जाना पड़ेगा, यहाँ a है, इधर का -2a इधर आएगा तो प्लस में 2a बन जाएगा। अचर पद को अचर पद के पास लाए तो 90 डिग्री पहले से है, ये माइनस में 18 इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है बाबू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 108 डिग्री और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 है बाबू। ठीक है, हमें a का मान निकालना है तो 108 बट्टा में 3 हो जाएगा बाबू, बराबर में यहाँ मिल जाएगा a। इसको काटेंगे तो a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। ये हम सब के लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल 6 नंबर क्या है, सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान निकालना है। यहाँ पे दो एंगल है बाबू, सेक है और कॉसेक है। तो सेक को लिखना देख ले हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा का अगर सूत्र लिखना होगा 90 माइनस थीटा का थीटा के रूप में तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर कॉसेक थीटा का सूत्र लिखना होगा तो इसको लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कॉसेक माइनस है तो ये चेंज तो होगा नहीं, सेक को चेंज करना पड़ेगा। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक के लिए हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा और थीटा के रूप में यहाँ पर 4a है। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है बाबू, बराबर में चल रहा है कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री। ठीक है बाबू, कंपेयर करेंगे तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, लेफ्ट साइड में बच जाएगा 90 माइनस में 4a बराबर राइट साइड में बच जाएगा बाबू a माइनस में 20 डिग्री। फिर हमें करना क्या है, a वाले को a वाले के पास ले जाएंगे, अचर वाले को अचर वाले के पास। ये पहले से a प्लस है, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 चल रहा है साथ में बाबू और माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 20 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 डिग्री और इधर प्लस करेंगे हो जाएगा बाबू 5a। a का मान निकालेंगे तो 110 बट्टा में 5 बराबर a। अगर इसको हम लोग काटे तो a का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। हम सब के लिए क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे एक शर्त दिया गया है कि 4a यानी a में 4 से गुणा करें, जो गुणनफल आए वो भी न्यून कोण होना चाहिए। तो चेक करके देख लीजिए, a का मान 22 है, 22 में अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 88। 88 90 से कम है, ये भी क्या होगा न्यून कोण होगा। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए ठीक, अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल क्या कर रहा है बाबू, यदि tan a प्लस b बराबर √3 हो और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान निकालना। ठीक है, और ध्यान से देखिए बाबू, a और b का जो योगफल हो और 0 से बड़ा हो लेकिन 90 के या तो बराबर हो या 90 से क्या हो छोटा हो। ठीक है बाबू, तो चलिए पहले तो a और b का मान निकाला जाए। प्रथम शर्त से क्या दिया गया कि tan a प्लस b बराबर है √3 के। ठीक है बाबू, यहाँ पर tan a माइनस b जैसे वैसे हम लोग रहने देंगे, a प्लस b जैसे वैसे हम लोग रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय के रूप में tan है तो देखेंगे tan के टेबल में √3 किसका मान होता है, तो tan के टेबल में √3 60 का मान होता है तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, a प्लस b बराबर क्या मिल जाएगा बाबू 60 डिग्री। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला शर्त क्या दिया है, tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan a माइनस b बराबर tan के टेबल में 1/√3 30 का मान होता है तो लिख सकते हैं 1/√3 के बदले में tan 30 डिग्री। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे बाबू तो tan से tan कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर हो जाएगा बाबू ये 2।
ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण b है बाबू, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे, इसका है कुछ नहीं तो प्लस है, इसका है कुछ नहीं तो प्लस, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा। नीचे ये प्लस है तो घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो बाबू माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a प्लस है, a माइनस है, a से a कट गया, b और b दोनों प्लस है तो b और b को जोड़ेंगे 2b बन जाएगा, और इधर 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है बाबू। b का मान निकालना है, b बराबर 30, 2 गुणा में है b के साथ, इधर आएगा तो भाग में, बट्टा के नीचे काटेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। हमें a का मान चाहिए बाबू, तो b का जो मान आया है उसको समीकरण 1 या 2 आपकी मर्जी किसी में भी रख सकते हैं। चलिए b के मान को हमने समीकरण 1 में रखा, b बराबर 15, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। a के जगह पर हम लोग रखेंगे, a का मान तो निकालना है, और b के जगह पर हम लोग रखेंगे 15 डिग्री, बराबर में है बाबू 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान निकालेंगे तो ये बनेगा 60 माइनस में 15, 60 माइनस 15, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब दोनों आंसर को एक पास लिखेंगे बाबू, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री हम सब के लिए क्या बन जाएगा बाबू, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चेक करके देख लीजिए। इसमें पहला शर्त तो ये दिया गया कि जो a का मान वो b से बड़ा होना चाहिए, a का मान 45 है, b का मान 15 है जो कि बड़ा है, ठीक है। एक और शर्त है बाबू, इन दोनों का जो योगफल होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों का योगफल आएगा 60, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से क्या छोटा है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है बाबू कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि AB का जो स्क्वायर होगा वह AC के स्क्वायर के दुगुने के क्या होगा, बराबर। हमारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी ये जो ABC त्रिभुज है समकोण भी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ध्यान से देखिए, AC और BC ही दो आपस में बराबर हो सकते हैं। ये AB तो बराबर होना है क्योंकि ये कण है, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर होगा किसके, BC के। समझ में आ रहा है बाबू, इसलिए AC बराबर होगा किसके, BC के, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो AB का स्क्वायर होगा वह AC के और BC के स्क्वायर के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में जो कर्ण का स्क्वायर होगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कर्ण के जगह पर नाम क्या है बाबू इसका, AB, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, और नीचे वाला जो साइड है क्या है बाबू, आधार है, ठीक है। अब देखिए बाबू, कर्ण का नाम है AB, तो AB का स्क्वायर बन जाएगा। लंब का नाम है बाबू AC, तो AC का स्क्वायर बन जाएगा। और आधार का नाम है बाबू BC, तो आधार के जगह पर BC होगा और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है बाबू, हमें सिद्ध करने में दो चीज़ों की ज़रूरत है, AB और AC की। BC हमें नहीं चाहिए, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर अब प्लस BC हमें नहीं चाहिए, चूँकि BC AC के क्या है, बराबर है, इसलिए BC के बदले में हम AC रखेंगे।
सवाल के हिसाब से। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2AC का स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अगले सवाल को देखते हैं बाबू। अगला सवाल है 9 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है बाबू? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को लिखा जाएगा r से, r का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और जितने डिग्री का कोण बनेगा कोण को लिखेंगे थीटा से, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। हमें निकालना है बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बाबू? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा के जगह पर हमारे पास है 60 डिग्री बट्टा में 360 गुणे पाई के जगह पर बाबू 22/7, और आर का मान हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। 2 बार लिखना है, 6 सेंटीमीटर गुणे में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको काटते हैं बाबू। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, 6 से 6 को हमने काट दिया। अब ऊपर क्या बचा बाबू? 22 गुणे 6, तो 22 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 132, और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हम सब के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगले सवाल 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यानी बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद लाल हो। ठीक है, ध्यान से देखिए बाबू, लाल गेंद की संख्या कितनी है? लाल गेंद की संख्या बराबर 3, काली गेंद की संख्या बराबर, काली गेंद की संख्या बराबर 5। कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? कुल गेंदों की संख्या बराबर होगा बाबू 8। ठीक है, हमसे किसकी प्रायिकता पूछा है? लाल गेंद की प्रायिकता पूछा है, तो लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता में याद रखिए बाबू टोटल जो भी रिजल्ट होंगे उसको लिखेंगे नीचे। टोटल कितने गेंद है? 8, तो 8 रहेगा नीचे। जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को हम ऊपर लिखेंगे। हमसे पूछा गया लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की संख्या है 3, इसलिए अंश के रूप में लिख लेंगे 3। कटने वाला होगा तो काटेंगे, चूँकि 3 से 8 नहीं कटेगा, इसलिए लाल गेंद की प्रायिकता बन जाएगा 3/8। क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? समझ में आ रहा है बाबू? चलिए ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो उसके शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, चलो बाबू, ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चलो बाबू, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हमने एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इसके शीर्ष लंब भी बनाना है हम सबको। शीर्ष लंब के लिए ध्यान दीजिए, 1 मिनट। ठीक है, देखो अब ये हमारा है A,
ये बी, ये सी। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुज आपस में क्या होती है बाबू, बराबर होती है। तीनों भुज आपस में क्या होती है, बराबर, यानी जितना AB होगा उतना ही BC होगा और उतना ही AC होगा। जो हमारा शीर्ष लंब है इसका नाम हम दे रहे हैं बाबू AD, ठीक है। चूंकि ABC समबाहु त्रिभुज है, क्या है बाबू, समबाहु त्रिभुज है। चलिए लिखते हैं, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा शीर्ष लंब कौन है बाबू, AD आधार को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। ध्यान से देखें बाबू, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2A है। तो AB बन जाएगा 2A, AC भी बनेगा 2A, और ये टोटल पूरा के पूरा BC क्या बनेगा बाबू, 2A, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा शीर्ष लंब AD आधार को समद्विभाजित करेगा। जब आधार को समद्विभाजित करेगा तो B से लेकर D तक जितना डिस्टेंस होगा BD वह किसके बराबर होगा, D से C तक की दूरी यानी CD के क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। ये पूरा 2A है तो आधा कितना होगा A, और ये भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। समझ में आई इतनी बातें। अब चलेंगे बाबू किसी एक त्रिभुज में। चलिए त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, छोटा त्रिभुज का नाम ले रहे हैं ABD में। त्रिभुज ABD में, ABD एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं बाबू जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है, ABD में कर्ण का नाम है बाबू AB। तो AB का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। लंब का नाम इस त्रिभुज में है AD, तो AD का स्क्वायर बन जाएगा, और आधार का नाम है बाबू ये छोटा वाला हिस्सा BD, तो BD का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। AB का मान हमारे पास है बाबू 2A, फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और AD का मान शीर्ष लंब इसी की लंबाई हमें निकालना है बाबू। तो AD का स्क्वायर प्लस BD देखिए क्या है बाबू, A है तो A का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4A का स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर, और प्लस A स्क्वायर के इधर लाएंगे तो माइनस में A स्क्वायर बराबर में AD का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये बनेगा बाबू 3A का स्क्वायर बराबर में AD का स्क्वायर। हमें AD की लंबाई चाहिए तो AD बराबर 3A का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो संख्या किस में हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, इसको रूट में ही रहने देंगे। A स्क्वायर का रूट होगा A बराबर में बन गया AD। हमें बताना था शीर्ष लंब क्या होगा, तो लास्ट में आपको लिख लेना है बाबू अतः शीर्ष लंब की लंबाई, अतः शीर्ष लंब की लंबाई AD बराबर हो जाएगा और रूट में 3A, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, ये हम सबके लिए क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, 12 नंबर बाबू। 12 नंबर क्या है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। हमारे पास 2 वृत्त है बाबू जिनकी त्रिज्या को लिखते हैं। माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, R1 का मान हमारे पास है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 है, तो दूसरे वृत्त को मान लेते हैं R2, इसका मान क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। हमने क्या माना कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है बाबू, कैपिटल R, इसी का मान हमें निकालना है,
ठीक है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या बोला गया है, प्रश्न से जो बड़ा वाला वृत्त है, जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी परिधि दो छोटे वृत्त के परिधियों के जोड़ के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर है बाबू दो छोटे वृत्त, यानी पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस में बाबू दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, चाहे बाबू वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, परिधि का सूत्र सबके लिए होगा 2 पाई आर। तो बड़े वृत्त की परिधि को लिखेंगे 2 पाई आर। बड़े वृत्त के लिए परिधि के लिए जो आर है उसको हमने कैपिटल आर माना था, तो 2 पाई आर बराबर। ठीक है बाबू, यहाँ पहले वृत्त की परिधि को लिखना है, वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर। चूंकि यहाँ पर पहला वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 माना था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वृत्त की परिधि होगा बाबू 2 पाई आर, और दूसरे वृत्त की परिधि को हमने R2 माना है, इसलिए R के जगह पे यहाँ पर R2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू इसको, यहाँ 2 पाई आर, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन होगा, कॉमन करेंगे तो पहले हिस्से में बच जाएगा प्लस के पहले R1 और प्लस के बाद बच जाएगा R2। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई को काटेंगे तो यहाँ पर कैपिटल R का मान आएगा R1 प्लस में R2। ठीक है बाबू, तो कैपिटल R बराबर R1 का मान है 19 सेंटीमीटर, अब प्लस R2 का मान है 9 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल R का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया था बाबू बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो लास्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा अतः बड़े वृत्त यानी उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर, हम सबके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बाबू, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। चलिए बाबू, यहाँ हमने माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 माना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने R2 माना। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर, R2 का मान है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, इस बार क्षेत्रफल का योगफल दिया गया है, ध्यान से देखिए, प्रश्न से चलेंगे हम लोग। प्रश्न से जो बड़ा वाला वृत्त है बाबू, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल, पहले वृत्त के क्षेत्रफल अब प्लस में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बड़े की त्रिज्या है कैपिटल आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, और पहले की त्रिज्या को हमने R1 माना है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2। ठीक है बाबू, देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर, दोनों में से पाई को कॉमन करेंगे तो प्लस के पहले R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर R1 का मान है बाबू 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा
8 का स्क्वायर अब प्लस में R2 का मान है 6, यानी 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। R का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 36 फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे बाबू। तो R स्क्वायर बराबर बन जाएगा 64 + 36 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। R का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R का मान हो जाएगा 100 का रूट हो जाएगा 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए सेंटीमीटर। R का मान क्या आ गया बाबू 10 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन में आपको लिखना है, क्या लिखना है लास्ट लाइन में, अतः उस वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हम सब के लिए क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 44 सेंटीमीटर। परिधि, वृत्त का परिधि है बाबू 44 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है बाबू 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, R का मान निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले मान रख लिया जाए, पाई का मान 22/7 इंटू में R बराबर 44 सेंटीमीटर। R बराबर 44 हो जाएगा बाबू। ये जो भी संख्या बराबर के पहले नीचे है बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। ऊपर 2 और 22 है, ये हो जाएगा नीचे। ठीक है बाबू, 22 से 44 2 बार में और 2 से 2 कट गया। R का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना था बाबू, हमें निकालना था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 1/4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई का मान 22/7, R का मान हमारे पास कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे चूँकि R का स्क्वायर है। ठीक है, 7 से 7 कट गया बाबू, इसको काटिए 2 दूना 4 और 2 से 22 कितनी बार में 11 बार में। ऊपर क्या बन जाएगा 11 7 77, नीचे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है। तो इस ठोस का आयतन निकालना है किसके पदों में, पाई के पदों में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फिगर बना लिया जाए। एक अर्धगोला है इस आकार का। ठीक है, इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है बाबू। एक ठोस है अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का। अब ध्यान से देखिए बाबू, नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु है, तो जब एक आकृति पर दूसरा आकृति आधारित हो तो दोनों की त्रिज्या आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। इसमें ध्यान से देखिए लिखा भी है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही त्रिज्या शंकु की भी है और शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के क्या है बराबर। इसका मतलब अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर है, वही त्रिज्या शंकु की भी है। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर। जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात शंकु की जो ऊंचाई होगा h ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है बाबू,
हमें निकालना क्या है, इस ठोस का आयतन निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस ठोस में दो आकृति है बाबू। ठोस का आयतन बराबर, ठोस में कितनी आकृति है, दो आकृति है। कौन कौन, नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है। तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, ठोस का आयतन निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस में क्या होगा बाबू, अर्धगोला का आयतन प्लस में बाबू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है बाबू। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है बाबू। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। प्लस के पहले पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा तो बच जाएगा 2/3 यानी 2/3, और 3 आर में से 2 आर निकला तो 1 आर बचेगा। ठीक है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा वो, तो बचेगा 1/3 और साथ में एच। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, पाई आर का मान है 1, तो लिखेंगे 1 गुणे 1 2 बार, चूँकि आर स्क्वायर है। फिर यहाँ पर 2/3 गुणे आर के जगह पर 1 प्लस 1/3 गुणे एच के जगह पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। पाई में 1 से गुणा करेंगे पाई, और इसमें ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करिए तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2/3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1/3। फिर पाई बाहर है बाबू, और इसके अंदर ध्यान से देखिए 3 का लॉसा हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 1, और 1 में पाई से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई, और साथ में चल रहा है सेंटीमीटर का क्यूब। हम सब के लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है बाबू, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, 3 गोले हैं, छोटे छोटे गोले, और उनको पिघलाना है, एक बड़ा सा गोला बनाना है, और बताना है कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा। जब एक आकृति को पिघलाकर या गलाकर दूसरे आकृति में चेंज करेंगे बाबू, तो दोनों आकृति का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी जिसको पिघलाएंगे और जिसको बनाएंगे दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, हमने माना पहले गोले की जो त्रिज्या है R1, ये है बाबू 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या R2, इसको हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, और तीसरे गोले की त्रिज्या R3, ये है बाबू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल के हिसाब से इन तीनों गोलों को पिघलाना है, तो पिघलाया जाए तो पिघलाने के हिसाब से याद रखिएगा बाबू, तीनों गोलों का जो आयतन होगा वह बड़े गोले का आयतन के क्या होगा, बराबर हो। हमने माना है बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है बाबू, चलिए इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, स्पेस कम पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न से देखिए बाबू, प्रश्न से जो 3 छोटे छोटे गोले हैं उनका आयतन बड़े गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस में दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन। ये किसके बराबर है बाबू, तो ये बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। ठीक है बाबू,
पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन, सबका योगफल बड़े गोले का आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। पहले गोले के लिए लिखते हैं आयतन के लिए 4/3 पाई आर पे क्यूब, और ये पहले गोले के त्रिज्या हमने r1 माना। दूसरे गोले के लिए लिखते हैं 4/3 पाई आर पे क्यूब, दूसरे गोले की त्रिज्या को हमने r2 मान लिया है। और तीसरे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर पे क्यूब, और इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया है, r3 मान लिया है। ठीक है बाबू, फिर आगे ध्यान से देखिए, बड़े गोले के त्रिज्या को हमने कैपिटल R माना, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, बराबर के पहले देखिए तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 4/3 पाई कॉमन दिखा। कॉमन करेगा बाबू तो यहाँ बनेगा R1 का क्यूब, फिर इसमें बन जाएगा R2 का क्यूब, और यहाँ बनेगा बाबू R3 का क्यूब, और बराबर के बाद 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब देखिए क्या बचा बाबू, ऊपर ध्यान से देखिए, R1 का क्यूब करना है। R1 का मान है 6 का क्यूब। ठीक है, प्लस सेंटीमीटर लगा लिया जाए। R1 का मान है 6 सेंटीमीटर, इसका क्यूब। R2 का मान है बाबू 8 सेंटीमीटर, फिर इसका क्यूब। और R3 का मान है 10 सेंटीमीटर, फिर इसका क्या बन जाएगा, क्यूब, बराबर कैपिटल R का मान निकालना है तो R का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब हो जाएगा बाबू 216, 6 का क्यूब 216। 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 216 सेंटीमीटर का क्यूब। फिर यहाँ 512 सेंटीमीटर का क्यूब। फिर यहाँ पर 10 का क्यूब करेंगे, ये कितना हो जाएगा बाबू, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, बराबर में कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे बाबू, 1000 प्लस में 500, 1500 दो 1700, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर का क्यूब, बराबर में कैपिटल R का क्यूब। ठीक है बाबू, अब इसका हमें क्या करना क्या पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है बाबू, देखिए किसका घनमूल होगा, 1728 को काटते हैं यहाँ पे, 2 से काटा जाए, 2 8 16, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। ठीक है बाबू, फिर 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, और फिर 4 कटेगा 2 बार में। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से 1 बार में, फिर ये कितने बार में 8 बार में। फिर बाबू 2 से ये कितने बार में कटेगा 5 बार में, ये 4 बार में। फिर 2 से 54 कट जाएगा 27 बार में, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 9 बार में। फिर 3 से 9 3 बार में, फिर 3 से 3 1 बार में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाबू, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और 3 कितनी बार है बाबू, 3 बार है। चलो इसको लिखते हैं हम लोग, 1728 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 6 बार आया है, 3 3 बार आया है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार बाबू, 6 बार, 3 6 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर चल रहा है बाबू R का क्यूब, क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। अब यहाँ 3 लिखने का मतलब यह है बाबू कि अंदर रूट में 3 संख्याओं के बदले में 1 संख्या लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 2 बार, 3 को 2 के बदले में 1 2, फिर यहाँ 3 2 के बदले में 1 2, फिर 3 3 के लिए 1 3, अब बराबर में क्या चल रहा है R। फिर सबका गुणा करेंगे तो R का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन में आपको लिखना है बाबू, अतः बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R
बराबर 12 सेंटीमीटर हम सबके लिए क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल को देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बाबू, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर O केंद्र वाला एक वृत्त है और वृत्त का व्यास क्या है बाबू, XY है। O केंद्र वाले वृत्त के व्यास XY पे AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। O केंद्र वाले वृत्त के व्यास XY पे AB और CD दो स्पर्श रेखा है। तो हमें बताना है कि दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर होने के लिए बाबू एकांतर कोण बराबर होने चाहिए या फिर एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलो चेक करते हैं, देखिए और ध्यान से। देखिए चूंकि OX वृत्त की क्या है, त्रिज्या, पूरा व्यास है तो O से X तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं बाबू चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होते हैं। ठीक है बाबू, अगर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा तो OX, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, OX लंब होगा किस पर, स्पर्श रेखा AB पे। समझ में आया बाबू, इसका मतलब OX और AB के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री का कोण का नाम होगा बाबू, चूंकि OX लंब है AB पे, इसलिए कोण OXB बराबर होगा 90 डिग्री। समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, उसी प्रकार बाबू OY त्रिज्या है और यह किस पर लंब है, स्पर्श रेखा CD पर क्या है, लंब है। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, उसी प्रकार OY जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होगा, तो स्पर्श रेखा का नाम क्या है बाबू, CD। चूंकि OY लंब है CD पे, इसलिए कोण OYD बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर से देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। देखिए बाबू, कोण OXB ये वाला कोण और कोण OYD ये वाला कोण, समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है बाबू, कोण OXB प्लस कोण OYD बराबर 90 प्लस में 90 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, चूँकि OXB और कोण OYB दो रेखाओं के अंतःकोण है। जब अंतःकोण का मान 180 डिग्री हो जाता है तो वे दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं बाबू, चूँकि ये दोनों कोण अंतःकोण है, दोनों कोण अंतःकोण है, इसलिए दो स्पर्श रेखा है जिसका नाम क्या है बाबू, इसलिए दो स्पर्श रेखा है AB और
सी डी एक दूसरे के समांतर है। ये हमें क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था, समांतर है, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है बाबू, चलिए देख लीजिए इसको। ठीक है, प्रश्न एक बार देख लीजिए, ये आपका प्रश्न था। ठीक, आया समझ में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं बाबू हम लोग। अगला सवाल 18 नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है, PB और PA और PB। ठीक है बाबू, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण का योगफल संपूरक कोण होता है, यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। हमने क्या देखा बाबू, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB है, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण और केंद्र पर बने कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। सिद्ध क्या करना है बाबू, इसको लिख लिया जाए साइड में। हमें सिद्ध करना है दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या हुआ, APB, कोण APB प्लस केंद्र पर बना कोण AOB, AOB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री संपूरक के हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाबू, एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब बाबू स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम बाबू OAB। आप लिख सकते हैं चूंकि OA लंब है किस पे बाबू, AP पे, इसलिए कोण OAP बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार बाबू OB त्रिज्या है और PB स्पर्श रेखा है, OB त्रिज्या है, PB स्पर्श रेखा है, इसका मतलब OB लंब है PB पे, इसलिए कोण OBP बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, AOBP एक क्या है, समचतुर्भुज है। ये A वाला मान आ जाएगा 90 डिग्री, ये भी B वाला मान हो जाएगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है बाबू, तो चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज लिखते हैं बाबू, चतुर्भुज AOBP में नाम देखिए, पहले कोण का नाम होगा AOP। ठीक, अच्छा OAP है, प्लस में AOB प्लस में बाबू OBP और प्लस में BPA बराबर 360 डिग्री। ठीक है बाबू, देखिए OAP का मान है 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। AOB का मान पता नहीं, हमें सिद्ध करना है, इसकी ज़रूरत है, जैसे वैसे से हम रखेंगे। कोण OBP का मान 90 डिग्री प्लस BPA हमें सिद्ध करना है, BPA सिद्ध करना है, तो BPA रहने देंगे, बराबर में 360 डिग्री। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण BPA को सीधा लिख सकते हैं APB अब प्लस 90 180 डिग्री बराबर में 360 डिग्री।
ठीक है बाबू, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें मिल जाएगा अगले स्टेप में AOB प्लस APB बराबर 360 माइनस में 180 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 180 बन जाएगा और इधर बन जाएगा बाबू AOB प्लस कोण APB, और यही हमें क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। ठीक है, पासे में टोटल कितने अंक होते हैं बाबू? पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, यानी कुल रिजल्ट कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे कितने हो जाएंगे बाबू? 6। किसकी प्रायिकता पूछा? सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या की संख्या कितनी है? सम संख्या की संख्या, सम संख्या जो 2 से कटेगा, 1 2 से नहीं कटेगा, ये सम संख्या है। पहली सम संख्या 2, फिर दूसरी सम संख्या 4, फिर तीसरी सम संख्या 6। तो सम संख्या की संख्या आ गया 3। हमसे पूछा गया बाबू कि सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो लिखेंगे सम संख्या की प्रायिकता बराबर टोटल रिजल्ट को रखेंगे नीचे, टोटल रिजल्ट है 6, सम संख्या की संख्या है 3, तो ऊपर रखेंगे 3, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। हम सबके लिए सम संख्या की क्या बन जाएगा, प्रायिकता बन जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखिए। आज इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक और समान होने के लिए शर्तों को लिखें। ठीक है, चलो लिखते हैं बाबू। द्विघात समीकरण के मूल को वास्तविक और समान होने के लिए जो b² - 4ac का मान होना चाहिए वो 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको लिखते हैं बाबू, द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक और समान होने के लिए विवेचक यानी b² - 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना बाबू, वास्तविक और समान होने के लिए b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए। ठीक है बाबू, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन का रिवीजन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।